माननीय महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर पहले भी दिया जा चुका है। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता या महत्वपूर्ण व्यक्ति के जाने से घटना को राजनीतिक रंग मिल सकता था और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेज होने की संभावना थी। जब इस तरह के कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति घटनास्थल पर आते जाते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की आवश्यकता होती है और तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए जनता की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण थी। श्रीमान महेश। माननीय महोदया, जम्मू कश्मीर के एक वरिष्ठ मंत्री का बयान है कि कश्मीर में भारत विरोधी नारे तो पिछले 22 वर्षों से लग रहे हैं, तो इसमें कौन सी नई बात है। माननीय महोदया, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी के इस कथन का क्या आशय है। माननीय गृह मंत्री। माननीय महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि यह प्रश्न अगर संबंधित राज्य के माननीय मुख्यमंत्री से पूछा जाता तो बेहतर था। फिर भी उनसे मेरी वार्ता हुई है और इस संबंध में उनका कहना है कि यह कथन जुलूस में शामिल कुछ लोगों का है, ना कि जम्मू कश्मीर की सरकार या पूरी आवाम का। हो सकता है कि कुछ अलगाववादी ताकतों ने जुलूस में शामिल होकर देश की शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए इस तरह के नारे लगाए, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा प्रदेश में शांति व्यवस्था की बहाली के लिए अभी तक जो भी प्रयास किए गए हैं वो सराहनीय है। कुमारी प्रतीक्षा। माननीय महोदया, माननीय प्रधानमंत्री से हमारा प्रश्न है कि बिल्कुल इसी तरह की घटना असम राज्य के कोकराझार जिले में हुई थी। लगता है कि सरकार पहले हिंसक घटनाओं की प्रतीक्षा करती है और उसके बाद देर से उपाय भेजती है। आज़ादी से आज तक देश ने कई मंजर देखे हैं और कहीं ना कहीं आप सत्ता में रहे हैं। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कभी ऐसे भी मंजर आए हैं, तारीख की नज़र में लम्हों ने खता की है, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है, सदियों ने सजा पाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय महोदया, मैं आपसे और आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूँगा कि असम की घटना को कश्मीर की घटना के साथ न जोड़ा जाए। हमने असम में भी बहुत सख्ती से काम लिया था और हिंसा को बहुत जल्द काबू कर लिया गया था। मीडिया के द्वारा असम की घटना को बहुत बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया था। घटना के तुरंत बाद मैंने स्वयं वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था तथा शांति व्यवस्था उपायों का जायजा लिया एवं प्रभावित लोगों की बातें सुनी गई और वहाँ के उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न घटे, इसीलिए पहले से ही सतर्क रहे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किश्तवाड़ में मारे गए व्यक्तियों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये एवं किश्तवाड़ में हुए नुकसान के लिए 5 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। माननीय समाज कल्याण मंत्री महिला सुरक्षा बिल 2013 का स्थापन करेंगे। माननीय समाज कल्याण मंत्री। महोदया, मैं समाज में दिन प्रतिदिन औरतों के प्रति बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए महिला सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा भारतीय दंड संहिता में संशोधन के लिए विधेयक स्थापित करने की अनुमति चाहता हूँ। प्रश्न है, महिला सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा भारतीय दंड संहिता में संशोधन के लिए विधेयक स्थापन किया जाए, इसके लिए अनुमति प्रदान की जाए। जो इसके पक्ष में है कृपया हाँ कहें। हाँ। जो इसके विपक्ष में है कृपया नहीं कहें। नहीं। मैं समझती हूँ हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, अतः अनुमति दी जाती है। माननीय समाज कल्याण मंत्री। महोदया, मैं विधेयक स्थापित करता हूँ। अब सदन महिला सुरक्षा अधिनियम 2013 पर विचार करेंगे। मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदया, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। मैं यह प्रस्ताव करती हूँ कि समाज में परिस्थिति यह है कि घर से अकेली निकली महिला जब सुरक्षित घर वापस आ जाती है
तभी घर वाले सुरक्षित महसूस करते हैं। आज महिलाएं क्या कार्यस्थल, क्या सार्वजनिक मार्ग, क्या घर, क्या बाहर, क्या गांव, क्या राजधानी, क्या दिन, क्या रात, सभी जगह महिलाएं केवल असुरक्षित ही नहीं बल्कि हमेशा डरी एवं सहमी सी रहती है। इन दिनों में अपराधों की संख्या बढ़ी है और समय की मांग एवं समाज के आक्रोश को देखते हुए एक कठोर एवं प्रभावी कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही है। माननीय महोदया, मैं आपके माध्यम बैठ से जाइए, माननीय बैठ महोदया जाइए। को ये बताना आपको चाहूंगा भी कि बोलने का मौका दिया जाएगा। माननीय कानून मंत्री जी। सीता गीता कुंता की यह संस्कृति है अस्मिता की, यह शौर्य भूमि है सबला की, यह भूमि नहीं है अबला की। प्राचीन भारत में महिलाओं का स्थान पूजनीय रहा है। यह वह धरती है जिसमें महिलाएं अपने विचार रखने के लिए मुक्त थी। लोपामुद्रा, गार्गी एवं अपाला जैसी विदुषी महिलाओं ने भारतीय महिलाओं का नेतृत्व किया है। चाहे कला की बात हो या संस्कार की, भारतीय महिलाओं ने अपना पूर्ण योगदान समाज के उत्थान के लिए दिया है। वक्त आने पर इन महिलाओं ने तलवार भी उठाई है तो अपने कोमल हाथों से पारणा झुलाकर वीर शिवाजी जैसे महापुरुषों का निर्माण भी किया है। वर्तमान भारत में भी महिलाओं को वो दर्जा और सम्मान मिल सके, इसलिए हमारी सरकार ने इस प्रभावी कानून का निर्माण किया है, जिसके विषय में आज सदन में चर्चा होने जा रही है। इस पर सदन के अन्य सदस्यों के विचार भी आमंत्रित है। श्रीमान आकाश। माननीय महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया को यह बताना चाहूँगा कि भारतीय समाज एवं देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो बात कृषि की हो या सामाजिक जिम्मेदारियों की, निजी जीवन की हो या सार्वजनिक जीवन की, महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चली है। हालांकि आज़ादी के समय शिक्षा एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या बहुत कम थी, किंतु बदलते सामाजिक परिवेश के साथ महिलाओं ने अपना एक अलग स्थान बनाया है। अगर हम पाश्चात्य के महिलावादी विचारों का अनुकरण न करें, फिर भी भारतीय संस्कारों के साथ भी महिलाओं ने आसमान की ऊंचाइयों को छुआ है। कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान एवं भोगवादी संस्कृति महिलाओं के लिए चुनौतियों का निर्माण कर रही है। लग रहा है कि जितना समाज विकास की ओर जाता है, उतनी ही महिला असुरक्षित होती जा रही है। और पिछले कई वर्षों में आपकी सरकार होने के बावजूद भी महिला पर अत्याचारों की संख्या बढ़ रही है। और आज इस कानून को लाने से पहले क्या सरकार अत्याचारों की चरम सीमा पर पहुंचने की राह देख रही थी? श्रीमान जयेश। माननीय महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी जिस प्राचीन भारत में महिलाओं के महिमा मंडन की बात कर रहे हैं, तब कोई कठोर कानून नहीं था, फिर भी महिलाएं सुरक्षित थी। क्यों? क्योंकि तब आपकी सरकार नहीं थी। माननीय कानून मंत्री जी। माननीय मंत्री महोदय, इस कानून से देश की सभी महिलाओं के साथ भारत में आने वाली पर्यटक एवं विदेशी महिला को भी सुरक्षा प्राप्त होगी। निम्नलिखित दशाओं में किया गया कृत्य गैर कानूनी अपराध माना जाएगा। क्रमांक 1, बलात्कार की परिभाषा व्यापक बताते हुए इन मामलों में पीड़िता की मौत हो जाने या पीड़िता के स्थायी रूप से मृतप्राय हो जाने की स्थिति में सजाए मौत का प्रावधान होगा। क्रमांक 2, सामूहिक शारीरिक दुष्कर्म के मामले में सजा की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष रखी गई है, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है। क्रमांक 3, तेजाब फेंककर गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाना या किसी घातक हथियार के द्वारा गंभीर रूप से घायल करना गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा तथा न्यूनतम सजा का प्रावधान 10 वर्ष होगा। क्रमांक 4, निजी एवं सार्वजनिक स्थलों पर परिचित एवं अपरिचित व्यक्तियों द्वारा ऐसी हरकतें करना जिससे महिलाएं असहज महसूस करें, इस पर न्यूनतम सजा का प्रावधान 5 वर्ष होगा। क्रमांक 5, किसी भी व्यक्ति द्वारा महिला को घूरना, अश्लील इशारे करना, अपशब्द एवं द्व्यर्थी संवाद का प्रयोग करना, शाब्दिक एवं शारीरिक छेड़छाड़ करना पर न्यूनतम सजा का प्रावधान 5 वर्ष होगा। क्रमांक 6, पारिवारिक या गैर पारिवारिक सदस्यों के द्वारा जबरदस्ती या प्रलोभन देकर शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न पर न्यूनतम सजा का प्रावधान 5 वर्ष होगा। क्रमांक 7, महिला सहकर्मियों को लेकर अभद्र टिप्पणियां करना,
परिस्थिति वश या लाभ का प्रलोभन देकर शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न पर न्यूनतम सजा का प्रावधान 5 वर्ष होगा। क्रमांक 8, महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराध की प्राथमिकी न दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी। क्रमांक 9, इस कानून का दुरुपयोग में पाए जाने की स्थिति में संबंधित महिला के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अध्यक्ष महोदया, इसी के अंतर्गत विधेयक में यह प्रावधान भी किया गया है कि सभी राज्य सरकारें राज्य स्तर पर एक विशेष महिला प्रकोष्ठ का गठन करें और इसके नियमित कार्य संचालन को सुनिश्चित करें, जिसमें सभी कर्मचारी महिला ही हो। इस विधेयक में यह प्रावधान भी किया गया है कि महिला उत्पीड़न से संबंधित मुकदमों के निपटाने के लिए हर जिले में एक सुरक्षा ट्रस्ट का गठन होगा और सभी मुकदमों का निस्तारण अधिकतम 6 माह की अवधि में करना होगा। अध्यक्ष महोदया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय सदस्य दलीय मतभेदों को भूलकर इस महत्वपूर्ण विधेयक का स्वागत करेंगे और इसके तहत असामाजिक कृत्य को हमेशा के लिए मिटाने में हमारी सरकार की मदद करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करती हूँ कि महिला सुरक्षा विधेयक 2013 पर विचार किया जाए। प्रस्ताव पेश किया गया। महिला सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा भारतीय दंड संहिता में संशोधन के लिए प्रस्तुत विधेयक पर विचार किया जाए। श्रीमान मयूर। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार को बताना चाहता हूं कि वर्तमान समय में देश उदारीकरण एवं बाजारीकरण के दौर से गुजर रहा है। देश को विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए आप लोगों ने ही ऐसे कदम उठाए थे। खासकर उपभोक्तावादी संस्कृति ने महिलाओं को एक वस्तु का दर्जा दे दिया है। विज्ञापनों में महिलाओं का उपयोग एक वस्तु के रूप में किया जा रहा है, जिससे महिलाओं के प्रति समाज का नजरिया बदल रहा है। श्रीमान जीत। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि मानव स्वभाव की कुछ कमजोरियों का फायदा उठाकर उपभोक्ताओं को आकर्षित करने में महिलाओं का उपयोग किया जा रहा है। इस तरह के कानून बनाने से पहले सरकार का ध्यान उस तरफ जाना जरूरी है। देर से ही सही, सरकार जागी तो हम इस कानून का समर्थन करते हैं, किंतु दिल्ली में हुई अमानवीय घटना के बाद सुझाव के लिए गठित जस्टिस वर्मा कमेटी ने जो सिफारिशें की थी उनको भी इस कानून में शामिल किया जाए, जिन्हें आपने नजरअंदाज किया है। श्रीमान आकाश। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार को यह बताना चाहूँगा कि कानून में जिन प्रावधानों की चर्चा की गई है वे वाकई में बहुत अच्छे हैं, किंतु कुछ स्थलों पर इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है। जैसे कि किसी कार्यस्थल पर किसी महिला कर्मचारी की कार्यक्षमता को लेकर अगर विवाद हुआ तो महिलाएं इस कानून का दुरुपयोग कर सकती है, या फिर सार्वजनिक विभाग में विभाग प्रमुख महिला कर्मचारी की कार्य अवधि एवं देर होने पर उनका घर तक सुरक्षित पहुंचना सुनिश्चित किया जाए, जिसके लिए राज्य सरकार को भी निर्देशित किया जाए। और मेरा एवं मेरे दल का यह मानना है कि कानून का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ एक दंड का भी प्रावधान हो। अगर पारिवारिक अनबन को लेकर किसी महिला ने इस कानून का शस्त्र के रूप में उपयोग किया तो पारिवारिक व्यवस्था बिगड़ सकती है, और ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए इस विधेयक में प्रावधान होने जरूरी है। और वरना कहीं इस कानून का ऐसा ना हो जाए कि हम तो चले थे हाथों में फूल लेकर उनके लिए, उन्होंने खंजर समझकर मंजर ही बदल दिया, श्रीमान मीत। माननीय महोदया, कानून का विचार उम्दा है, किंतु कानून को लागू करने में जो कठिनाइयाँ हमें दिख रही है, इस संदर्भ में हमारे कुछ सुझाव है। खास तौर पर कार्यस्थल पर महिला एवं पुरुषों की एक संयुक्त समिति बनाई जाए, जिसमें महिला एवं पुरुषों की संख्या समान हो, जो समय समय पर कार्य परिसर में इस तरह की संभावनाओं पर अपनी समीक्षा प्रस्तुत करे, ताकि आवश्यक कार्यवाही हो सके। श्रीमान आशुतोष। माननीय अध्यक्ष महोदया, हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि ऐसी समितियां परिस्थितियों पर स्वतः संज्ञान लेकर पुलिस स्टेशनों में मामला दर्ज करा सके। पुलिस को भी ऐसे मामलों में सतर्क रहकर तुरंत कार्यवाही करने की आवश्यकता है।
इन सुझावों को लागू करने से असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण लागू होगा एवं पीड़ित की पहचान गुप्त रह सकेगी। सरकार के इस कानून के लिए हमारी राजनीतिक पार्टी समर्थन करती है। विपक्ष दल के नेता सुश्री धरती। माननीय महोदया, महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है, क्योंकि देखा गया है कि इस तरह के अपराधों में सबसे घृणित अपराध करने वाले व्यक्ति न्यूनतम आयु सीमा से कम होने का लाभ लेकर कठोर दंड से बच जाते हैं और ऐसे प्रावधानों का इस विधेयक में उल्लेख होना चाहिए जिन विषयों को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया है। माननीय कानून मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में इस विधेयक का समर्थन एवं सुझाव देने वाले सभी सदस्यों के हम आभारी हैं। चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में, जिन सदस्यों ने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमारा ध्यान आकर्षित किया है और रचनात्मक सुझाव दिए हैं, इसलिए उन सुझावों को सम्मिलित करते हुए विधेयक को पास करने का निवेदन करती हूँ। प्रश्न है, महिला सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा भारतीय दंड संहिता में संशोधन के लिए प्रावधान पर विचार किया जाए। जो इसके पक्ष में है कृपया हाँ कहें। हाँ। जो इसके विपक्ष में है कृपया नहीं कहें। नहीं। मैं समझती हूँ हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, अतः प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। अब प्रश्न है, खंड 2 से 10 तक विधेयक के अंग बने। जो इसके पक्ष में है कृपया हाँ कहें। हाँ। जो इसके विपक्ष में है कृपया नहीं कहें। नहीं। मैं समझती हूँ हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, अतः प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। खंड 2 से 10 तक अधिनियम के अंग बन गए हैं। अब प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम क्षेत्र तथा विधेयक का शीर्षक अंग बने। जो इसके पक्ष में है कृपया हाँ कहें। हाँ। जो इसके विपक्ष में है कृपया नहीं कहें। नहीं। मैं समझती हूँ हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, अतः प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। माननीय कानून मंत्री जी। माननीय महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव पेश किया गया कि विधेयक को पारित किया जाए। जो इसके पक्ष में है कृपया हाँ कहें। हाँ। जो इसके विपक्ष में है कृपया नहीं कहें। नहीं। मैं समझती हूँ हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, अतः विधेयक पारित किया जाता है। अब सदन की कार्यवाही कल पूर्वाह्न 11 बजे तक स्थगित की जाती है। इसी के साथ सदन की कार्यवाही समाप्त होती है और आज का ये जो कार्यक्रम है वो समाप्त होता है और बच्चों के द्वारा निश्चित ही एक अच्छा प्रयास किया गया है। अब मैं प्राचार्य जी से निवेदन करता हूं कि आज के कार्यक्रम में पधारे हुए विशेष अतिथि श्री मुड़ूभाई वेरा जी को लेकर डायस पर आएँ और माननीय महोदय जी से हम निवेदन करेंगे कि हमारे बच्चों को और हम सभी को मार्गदर्शन दें। जवाहर नवोदय विद्यालय આજના 17મા યુથ પાર્લામેન્ટ કોમ્પિટિશનના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત આજના મુખ્ય અતિથિ પૂર્વ સાંસદ ભાઈ શ્રી ચંદ્રેશભાઈ પટેલ, ભાઈ શ્રી મનોજભાઈ ચાવડિયા, આ વિદ્યાલયના પ્રિન્સિપાલ શ્રી બોરેલે સાહેબ, ઉપસ્થિત નિમંત્રિત આગેવાનો, અધિકારીશ્રીઓ, આ શાળાના શિક્ષકગણ, આજની આ સ્પર્ધામાં જેઓએ ભાગ લીધો છે એવા વાલા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અને બહેનો, આજે સૌથી પહેલાં તો શાળાના પ્રિન્સિપાલશ્રી અને બધા જ શિક્ષકગણને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું કે ખૂબ સરસ આજનું યુવા સંસદ સ્પર્ધાનું જે આયોજન છે એમાં આ પ્રકારનો કાર્યક્રમ મેં પહેલી વાર જોયો છે અને જોઈને ખૂબ આનંદ થયો. મનોજભાઈને હું પૂછતો હતો કે પછી આગળ શું, તો એની મને વાત કરી કે આપણો ઝોન જે છે પૂના, ત્યાં અહીંથી જે બાળકોએ પોતાનું સારું પરફોર્મન્સ બતાવ્યું છે
એને આ સ્પર્ધામાંથી ત્યાં મોકલે અને ત્યાંથી રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પણ આ સ્પર્ધામાં ભાગ લેતા હોય છે. એટલે આ વિદ્યાલય આપણું અલિયાવાડા જવાહર નવોદય વિદ્યાલય છે, એના વિદ્યાર્થીઓ આગામી સમયમાં આવનારા દિવસોમાં રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ એ પ્રથમ, બીજું કે ત્રીજું સ્થાન પ્રાપ્ત કરે, અહીંના વિદ્યાર્થીઓને ત્યાં સુધી જવાની તક મળે એવી હૃદયપૂર્વકની શુભેચ્છા પાઠવું છું. આજની કોમ્પિટિશનમાં ખૂબ સારી રીતે સત્તા પક્ષ અને વિપક્ષ બંનેના જે સભ્યો અને મંત્રીજી અને સંસદ જે સભ્ય છે એની આજની દેશની જે વર્તમાન પરિસ્થિતિ છે એ પ્રમાણે ખૂબ સરસ વિષયો અને અધ્યક્ષશ્રીએ પણ એને ખૂબ સરસ રીતે જે આખું સંભાળ્યું છે એ બધાને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. મેં ગુજરાત વિધાનસભાની કુલ 4 વિધાનસભા 9મી, 10મી, 11મી, 12મી વિધાનસભામાં હું સભ્ય તરીકે રહ્યો છું. સરકારમાં જુદા જુદા કુલ 10 વિભાગની અને લગભગ 12 વર્ષ સુધી સરકારમાં મંત્રી તરીકે કામ કરવાનો મોકો પણ મળ્યો છે. વિપક્ષમાં પણ કામ વિધાનસભામાં કર્યું છે અને સત્તામાં પણ કામ કર્યું છે. એટલે ખૂબ જ આનંદ થયો અને આજના કાર્યક્રમમાં અમોને શ્રી મોરોલો સાહેબે આમંત્રણ આપ્યું અને આવા સરસ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા માટેના ભાગીદાર બનાવ્યા. એટલે હૃદયપૂર્વક એમનો આભાર વ્યક્ત કરી મારું वक्तव्य पूરું करूँ. अस्तु भारत माता की जय. बहुत बहुत धन्यवाद सर. ऐसे प्रश्नों का जो निर्माण किया गया था इस कार्यक्रम में, उसमें गुजरात विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने शामिल किया था. अब मैं प्राचार्य जी से निवेदन करता हूं कि आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट माननीय श्री चंद्रेश भाई पटेल जी को लेकर डायस पर आएँ और सर से निवेदन है कि हम सभी को संबोधित करें और हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करें. 17 यूथ कंपटीशन, 17 यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन में आज उपस्थित हमारे पूर्व मंत्री मुरबी श्री मुड़ूभाई बेरा, नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल साहब, पोरबंदर से पधारे हुए